हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो फ्रेंच मीडिया अभी मैंने बहुत सारे मीडिया का दिखाया रिपोर्ट आपको कि यूक्रेन मीडिया है, चाइनीज़ मीडिया है कि रिसेंटली जो मोदी जी चाइना गए थे विजिट करने और एक तरीके से वो देख रहे हैं कि वो यूएसए के कैंप छोड़ के जो है इंडिया चाइना और रशिया के कैंप में ज्वाइन कर चुका है। ये नैरेटिव है बेसिकली, हालांकि ये इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, वो हम जानते हैं। कल को अगर चाइना नहीं भी है, इंडिया के साथ रशिया है और बस कॉमन इंटरेस्ट हमारे मिलते हैं तो बस उतना ही ज़रूरी है। बाकी जापान है, फ्रांस है, इंडिया अपने आप में एक अलायंस है, अपने आप में एक अलायंस बना रहा है। अगर चाइना के साथ थोड़ा झड़पे जो है जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होता है तो इंडिया को ये अलायंस बनाने में ईजी होगा, जिससे इंडिया हो अमेरिका के साथ आसानी से फाइट कर सकता है। चाइना के लिए भी यही है कि अगर इंडिया एज अ एनिमी जो है चाइना को अटैक ना करे तो चाइना के लिए भी इजी होगा अमेरिका को फेस करना। बट इंडिया चाइना मिल के कुछ दोस्त बन जाएंगे, दिस इज़ वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो ओवरऑल जो है कि इस टाइम पे चाइना और इंडिया के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि इस टाइम में आपस में नहीं उलझते हैं, क्योंकि हम मिल के नहीं लड़ेंगे बट हम अपने अलायंसेस के साथ और जितना हम में ताकत है उसके साथ यूएसए में लड़ेंगे। अगर हम आपस में भी भिड़ते हैं तो यूएस उसका फ़ायदा उठाएगा। चाइना के साथ बस हम इतना तक अंडरस्टैंडिंग भी अगर पहुंच जाए और इतना ही पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वही काफ़ी है। चाइना के साथ हम बहुत जिगरी दोस्त बन जाएंगे। दिस इज़ वेरी मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि दोनों के एम्बिशंस एक्सपेक्टेशंस वर्ल्ड को लीड करना है। तो कभी भी जो है ये मतलब बहुत पॉसिबल होता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है, और होगा भी तो ये जो ट्रस्ट है म्यूचुअल है नहीं। चाइना अपने देश के लोगों को ये बताता है कि इंडिया ने हमें धोखा दिया है, और चाइनीज़ लोगों का और इंडियन लोगों का आपस में जो विश्वास होना वो कोई खाने की चीज़ नहीं है। खैर, फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट है और ओवरऑल जैसे कि आपने पता है कि फ्रेंच मीडिया ने या फिर फ्रेंच में ये इन्फॉर्मेशन आई है कि वो हॉस्पिटल्स बिल्ड कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर रशिया के साथ वॉर हुआ तो उनको एडमिट, मतलब लोगों को, सोल्जर्स को एडमिट करेंगे। और मैं इवन स्टडी आईक्यू में, अभी मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट स्टडी आईक्यू में मैं देखता रहता हूँ। अब वो उनकी ओपिनियन है, प्रशांत धवन सर की जो ओपिनियन है। अब मैं अपना ओपिनियन रखूँगा और अपना ओपिनियन के हिसाब से रशिया में मैं क्योंकि बहुत रहा हूँ, रशियन सेंटिमेंट्स, रशियन स्पिरिट को मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। तो ये कहना कि रशिया बियॉन्ड द बॉर्डर्स अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता है, दिस इज़ नॉट ट्रू। हाँ, पुतिन ने एक बच्चे को वो ज़रूर बोला था, बट पुतिन इज़ अ वेरी ह्यूमरस काइंड ऑफ गाय, और बहुत वो उनके ऐसे मतलब टिप्पणी है जो कि जस्ट एज अ ह्यूमर वो बोलते हैं। अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो यूएसएसआर एक्सपैंड, अगर कैपिटलिज्म किसने ज़्यादा एक्सपैंड किया है, और अगर आप अभी भी देखें तो कौन एक्सपैंड कर रहा है, नेटो ही एक्सपैंड कर रहा है ना ईस्टवर्ड्स जो है। कि रशिया ने तो एक्सपैंड नहीं किया था इतने दिन। तो यूक्रेन को चाहे तो यूक्रेन क्या ही है, मतलब रशिया इतना दिन चाहता तो आराम से यूक्रेन को अपने अंदर समा सकते था। और यूक्रेन की बात अगर छोड़ दूँ, मोल्दोवा, ताजिकिस्तान, ये सब तो मरते हैं रशिया को ज्वाइन करने के लिए। अगर रशिया को उतना ही एक्सपैंड करना होता तो ये जो छोटे छोटे देश है यहाँ पे लोग चाहते हैं रशिया के कि वो रशिया का पार्ट बने। एकदम छोटा देश है, इकोनॉमी ठप है, तो रशिया में जो इतने सारे फैसिलिटीज़ है, ये लोग रशिया में काम करने के लिए आते हैं और उनको बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। तो अगर रशिया का पार्ट हो जाए तो मतलब वो तो अपने आप को लकी फील करेंगे। बट रशिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि वो इकोनॉमिकली उतना वायबल हो कि इनको अपने अंदर समा के उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे पाए। तो ये कहना कि रशिया बहुत एक्सपैंड करे, यूक्रेन को भी रशिया कभी भी इन्वेड नहीं करता अगर नेटो जो है रशिया के बॉर्डर्स पे ना आ जाता। नेटो अगर प्रोवोक नहीं करता रशिया को तो यूक्रेन को इन्वेट करने की नौबत कभी भी नहीं आती। अगर रशिया चाहता यूक्रेन को ऐसे ही इन्वेट करना तो बहुत पहले कर चुका होता। तो ये रशिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इवन आज भी देखा जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जो कि रशिया इन्वेट नहीं करता, बट चाहने से ही वो कर सकता है। तो ये जो बोलना है कि ये कहना कि रशिया बहुत एक्सपैंड करेगा, ये फालतू चीज़ है। यूक्रेन को ज़रूरत पड़ेगा। इनफैक्ट यूरोप के अपने बोलता है ना, चोर के दारी में तिनका। तो वही बात है कि खुद तो चोर है, खुद घटिया हरकतें करेंगे, तो इनको पता है कि अपने घटिया जो हरकत है उसके लिए रशिया रिटेलिएट कर सकता है, इसीलिए हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। तो चलो हॉस्पिटल खोल लो, फ़र्क नहीं पड़ता। बट हम देखते हैं कि फ्रेंच मीडिया जो है वो टिपिकल वेस्टर्न मीडिया की तरह रिपोर्टिंग करते हैं इंडिया के इस मीटिंग को लेके, या फिर अपना भी कुछ फ्रेंडली जो रिलेशंस है उसका लिहाज रखते हैं। तो ये मीडिया और लोगों के रिपोर्ट, ओवरऑल लोगों के जो रिएक्शन है वो देख के हमें पता चलेगा कि वेदर वी कैन ट्रस्ट फ्रांस एज एन एलाई और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट।
दोस्तों मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब्ड वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। Un nouvel ordre mondial s'affiche à चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आसपास एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखाया जा रहा है। 20 से अधिक हेड्स ऑफ स्टेट, जिनमें व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं, शंघाई सहयोग संगठन के 25वें शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। यह शिखर सम्मेलन बीजिंग को अपना प्रभाव और मजबूत करने का अवसर देता है, जैसा कि सोफी गोल्डस्टीन हमें समझाती हैं। Une poignée de main pour sceller la सीमा तनावों के कारण कई वर्षों की कोल्ड रिलेशंस के बाद भारत और चीन के बीच सुलह का प्रतीक एक हाथ मिलाना हुआ। इस रविवार टियानजिन समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री को विशेष महत्व दिया। नरेंद्र मोदी 7 वर्षों से चीन नहीं गए थे। इंटरनेशनल सिचुएशन कभी-कभी अस्थिर और केओटिक होती है। चीन और भारत दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हमारे पास अपने लोगों के कल्याण को बेहतर बनाने और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। हमारे देशों के लिए मित्रता चुनना सही मार्ग है। हम अपने संबंधों को विश्वास, सम्मान और म्यूचुअल सेंसिटिविटी के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। rapprochement sino-indien. चीन और भारत के बीच नजदीकी वाशिंगटन के साथ कस्टम्स ड्यूटीज अधिकारों को लेकर तनाव की पृष्ठभूमि में हो रही है। 2 दिनों तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में कई द्विपक्षीय बैठकें निर्धारित हैं। यह एक ऐसा अवसर है जिसमें गवर्नेंस मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है जो कोल्ड वॉर की मानसिकता और पश्चिमी मॉडल से दूर है, जैसा कि चीन के ऑफिशियल मीडिया ने कहा। उनके अनुसार यह मॉडल सफल होगा। Un modèle qui fonctionnerait, lui. जब मल्टीलैटरलिज्म पर हमला हो रहा है, तब चीन का समर्थन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्टर है। Parmi la vingtaine de 20 आमंत्रित नेताओं में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल है, जो अपनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से ऐतिहासिक मुलाकात के 15 दिन बाद पहुंचे। उस मुलाकात से न तो सीज फायर पर प्रगति हुई और न ही यूक्रेन के लिए उम्मीद जगी, लेकिन उसने मॉस्को को फिलहाल कठोर अमेरिकी सैंक्शन से बचा लिया। तियानजिन में मंगलवार और बुधवार को रूसी राष्ट्रपति अपने चीनी काउंटर पार्टी और एक अन्य सहयोगी नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के साथ दिखाई दी, जिन्हें रूस यूक्रेन के खिलाफ मिलिटरीली सपोर्ट दे रहा है। ईरान भी मौजूद है, जिस पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नए सैंक्शंस की धमकी मंडरा रही है। Emmanuel Véron, bonsoir, vous êtes docteur. इमैनुअल वेरॉन, गुड इवनिंग। आप पेरिस पंथियोन सोरबोन यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी के डॉक्टर हैं और समकालीन चीन तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं। कई लीडर्स 20 से अधिक ने शी जिनपिंग के निमंत्रण का उत्तर दिया। हमने अभी व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को देखा। यह चीन के लिए एक महत्वपूर्ण राजनयिक आयोजन है। यह दिखाता है कि चीन इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के केंद्र में है। बिल्कुल, बीजिंग और उसकी डिप्लोमेटिक एजेंडा के लिए ये जरूरी है कि वह खुद को एक आर्बिटर, ऑर्गेनाइजर और यहाँ तक कि एक नॉन वेस्टर्न इंटरनेशनल फ्रेमवर्क का पहलकर्ता दिखाए। ये तियानजिन में प्रदर्शित हो रहा है, जो बीजिंग से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ वह अपने क्षेत्र में रूस जैसे ग्लोबल पावर्स, जैसा आपने उल्लेख किया, या भारत और तुर्की जैसी रीजनल पावर्स समेत कई देशों की मेजबानी कर रहा है। du type Turquie, etc. Alors même que... Alors, Emmanuel Véron, revenons sur la... तो इमैनुअल वेरॉन, आइए भारतीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी पर लौटते हैं, जो 7 वर्षों से शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। आपने यह उस समय का जिक्र किया जब ट्रंप प्रशासन के दौरान चीन और भारत ठंडे संबंधों में थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के कस्टम्स ड्यूटीज ने वास्तव में ऐसे हालात बना दिए जिन्होंने इस तेजी से हुए मेल मिलाप को संभव बनाया। हाँ, वास्तव में कुछ दिनों से यह धारणा बनी है कि भारत और चीन के बीच एक नया मेल मिलाप और संबंधों में सुधार हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि यह ऑफिशियल दिखावे जैसा है, न कि कोई डीप स्ट्रक्चर बदलाव। खासकर चीन की ओर से संबंधों में सुधार दिखाने की इच्छा है, जिससे मेल मिलाप का विचार पैदा होता है, लेकिन ये किसी असली स्ट्रक्चरल गठबंधन की लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत और चीन दोनों की ग्लोबल एम्बिशंस हैं, अपना अपना एजेंडा है और अपनी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज की गहरी समझ है।
फिर भी वे 10, 15 या 20 सालों तक चलने वाली स्ट्रेटेजिक राइवलरी में बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बड़ी डेमोग्राफिक पावर्स हैं, दोनों की टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बड़े एम्बिशंस हैं। यह भी याद रखें कि वे न्यूक्लियर पावर्स के क्लब में हैं, चाहे सिविलियन हो या मिलिट्री, और वह भी वेस्टर्न ब्लॉक से बाहर। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी चीन में मौजूद हैं, भले ही भारत की अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में कमजोर है। और याद करें कि इससे पहले अपनी एशियन डिप्लोमेसी में मोदी जापान गए थे ताकि एशियन मल्टीलैटरलिज्म को मजबूत किया जा सके, और अब वे शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में मौजूद हैं। présence au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors vous évoquez तो हम इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये वेस्ट के खिलाफ है? ये नॉन वेस्टर्न है, लेकिन क्या ये वेस्ट के खिलाफ जाता है? Et à dessein sans les Occidentaux. और यह वेस्टर्न कंट्रीज के बिना बनाया गया है, यानी यह जानबूझकर ऐसा किया गया है, और यह बात शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों में भी दर्ज है। यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चीन और रूस की पहल पर कोल्ड वॉर के बाद 1990 के दशक के दूसरे हिस्से में शुरू हुआ था, और इस सदी की शुरुआत 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बदल गया। इसके नियमों में साफ लिखा है कि जापान या अमेरिका जैसे देशों को इसकी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज या संबंधों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इसीलिए यह संगठन जानबूझकर वेस्ट के बिना बनाया गया है। हालांकि इसकी मंशा पूरी तरह से वॉशिंगटन और ट्रांस अटलांटिक अलायंस के खिलाफ कोई नैरेटिव या कूटनीतिक एजेंडा बनाने की नहीं है। Un agenda diplomatique contre Washington, contre le lien transatlantique. यहाँ वॉशिंगटन के खिलाफ। और संक्षेप में, क्या यह वास्तव में चीन के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट का तरीका नहीं है, जो उदाहरण के लिए यूक्रेन वॉर पर सावधानी बरतता है? उसकी चाल चलने की गुंजाइश कितनी है? Là, une marge de manœuvre qui est चाल चलने की गुंजाइश बिल्कुल भी कम नहीं है। इसके विपरीत यहाँ हम देखते हैं कि चीन बहुत सोफिस्टिकेटेड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के साथ कार्य कर रहा है, जिसमें विभिन्न देशों के माध्यम से वास्तविक एशियाई और यूरेशियन डायमेंशन शामिल हैं, जिनका हमने उल्लेख किया। साथ ही यूरोपियन मार्केट और विशेष रूप से अमेरिकन पावर के साथ मजबूत इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और यहाँ तक की टेक्नोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंसीज बनी हुई हैं। इसीलिए चीन की वास्तविक महत्वाकांक्षा है कि अगले 5 से 10 वर्षों में वह ऐसा इंटरनेशनल ऑर्डर बनाए जिसमें वही केंद्र, मुख्य खिलाड़ी और रेफरी हो। serait véritablement le centre, le donneur d'ordre et l'arbitre. merci इस एनालिसिस के लिए धन्यवाद, इमैनुअल वेरिरॉन। décryptage. कमेंट्स में समीर हामली ने लिखा है कि अरे मैंने सोचा था पुतिन अकेला पड़ गया है, लगता है मुझसे झूठ बोला गया था। उसके बाद मौसियुस ने लिखा है कि मोदी ने ट्रंप को उंगली दिखाई। मुझे बोला 50% टैरिफ लगा दूंगा, उसे बोलो 100% लगा दे, इससे ज्यादा क्या करेगा वो। कहीं हम तीनों को आपस में मिलाने का क्रेडिट ना ले ले डोनाल्ड टैरिफ। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। उसके बाद शेहाउसमैन ने लिखा है हम वेस्ट से अलविदा कह रहे हैं। उसके बाद मौसियुस ने लिखा है कि अगर दादाजी बिडोन ने चीन को रूस के करीब ला दिया तो ट्रम्पेट ने भारत को चीन के करीब ला दिया। उसके बाद मेडचा ने लिखा है आओ हम सब मिलकर ग्लोबल साउथ के उस अलायंस का जश्न मनाएं जो वेस्ट की ढोंगबाजी के खिलाफ है। नेक्स्ट कटांगाबेन ने लिखा है कि मल्टीलैटरलिज्म पश्चिमी मॉडल के खिलाफ नहीं है, यह बस एक विकल्प है, हमें यह प्रोपेगेंडा रोकना चाहिए, मैडम कृपा करें। उसके बाद हरवेदेदी ने लिखा है कि जब आप नाटो जैसी समिट्स में मिलते हैं तो क्या बाकी लोग सोचते हैं कि यह उनके खिलाफ है। उसके बाद केंशिरो ने लिखा है मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। उसके बाद इलियाने ने लिखा है कि यह अच्छा है कि सभी हेड्स ऑफ स्टेट को और उनकी पत्नियों को भी बड़ों की तरह हाथ मिलाते हुए देखा जाए, न कि बच्चों की तरह गाल पर चुंबन लेते हुए या महिलाओं के हाथ चूमते हुए। यह बहुत ज्यादा साफ सुथरा है, जल्दी होता है, ज्यादा आत्मीय लगता है और बहुत कम पाखंडी भी। उन्हें एक सुंदर स्वागत मिला, एक एक करके सुंदर तस्वीर, फिर सबकी एक सुंदर सामूहिक तस्वीर, बिल्कुल सादगी में। यह मैक्रों के स्वागत से अलग है, जहां वह जगह जगह चुंबन करता है, मेहमानों के प्रति बहुत दखल देने वाले इशारे करता है और एंडलेस ग्रीटिंग्स होते हैं। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। उसके बाद एफआर का लैडोस्कोप ने लिखा है कि फ्रांस अपनी सोकॉल भारत के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज के बारे में खुद को धोखा दे रहा है। उसके बाद उस्माने जोंगो ने लिखा है कि पश्चिमी देशों, तुम दुनिया के केंद्र नहीं हो, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए मैं इंडियन हूं। उसके बाद ब्रह्मही ने लिखा है 3 देश चीन, रूस और भारत वर्ल्ड ऑर्डर के नियम बदल सकते हैं, जलवा है हमारा। उसके बाद आयसा ने लिखा है कि ग्लोबल साउथ जिंदाबाद, दिग्गज जिंदाबाद और व्लादिमीर पुतिन जिंदाबाद। नेक्स्ट लोंगजाओ ने लिखा है कि एक्सपर्ट्स की बकवास है, मोदी अच्छी तरह जानते हैं
कि भारत चीन से आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि भारत की आबादी युवा है और अमीर बनने से पहले बूढ़ी हो जाएगी। चीन आगे बढ़ रहा है, वहां की आबादी बूढ़ी हो रही है ताकि अपनी दौलत घटती हुई युवा पीढ़ी को दे सके। भारत के पास चीन जैसा बुनियादी ढांचा बनाने की तकनीकी प्रगति और दौलत नहीं है। भारत की आबादी में कास्ट्स हैं, इसलिए अछूतों का जीवन स्तर ऊपर उठाना असंभव है। जहां तक जापान की बात है, मोदी वहां तकनीकी मदद मांगने जा रहे हैं, क्योंकि जापान ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। इसे समझाते हुए जवाब दिया है कि अरे ये कौन सा एक्सपर्ट है जो इतना ज्ञान बांट रहा है। चलो मान लिया कि भारत अगले कुछ सालों में चीन से अर्थव्यवस्था में आगे नहीं निकल पाएगा, लेकिन भारत इतनी ताकतवर स्थिति में जरूर होगा कि चाहे चीन हो या कोई और देश, भारत उनकी अच्छी खासी बैंड बजा देगा। और रही बात टेक्नोलॉजी की, चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके शुरुआती विकास के दिनों में वो भी अपने पुराने दुश्मन जापान से टेक्नोलॉजी भीख में लेते थे, फिर चोरी करके आगे बढ़े। तो आज भारत पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लें। आखिर में अहमद वादामा ने लिखा है कि हमें साफ दिख रहा है कि एक तरफ यूरोप का वॉर वाला गुट है और दूसरी तरफ शांति वाला गुट।